अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। और इसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पर बात करेंगे और स्टेबिलिटी का जो फार्मूला होगा उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो उसमें हमारे पास आज की ये छठी प्रॉपर्टी है, ये 7वीं प्रॉपर्टी है। जो 8वीं प्रॉपर्टी होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो ये इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसको हमने लास्ट वीडियो में या कि जो प्रॉपर्टी 5 थी वो बाइंडिंग एनर्जी थी, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब हम इसका जो ग्राफ होगा उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये हमें क्या शो करता है, तो स्टेबिलिटी भी हम इसी में आती है। ओके, यानी कि पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो आप पहले एक ग्राफ, जो ग्राफ है उसकी पिक्चर देख लें। जो पिक्चर आपने देखी है इसमें वाई एक्सिस पर क्या है, हमारे पास मैस नंबर है, और वाई एक्सिस पर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और वो किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुआ है ऐसे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, 1 हाइड्रोजन है। इसी तरह जो हमारे पास ये सिस्टम चलता जाएगा तो यहाँ हमारे पास जो होगा वो 7 पर जो हमारे पास है हीलियम है। ओके, और यहाँ हमारे पास हीलियम है, और हीलियम के बाद हमारे पास क्या है, कार्बन है, यानी कि यहाँ हमारे पास कार्बन है। और यहाँ हमारे पास जाते जाएंगे तो जहाँ यहाँ जो हमारे पास होगा वो हमारे पास Fe होगा, ये हमारे पास होगा। और ये कहाँ है हमारे पास, ये 9th है, यहाँ तक ये 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ 8 है। तो यहाँ पॉइंट आ रहा है ये वाला। ओके, ये पिक्चर आप एक मरतबा दोबारा फिर देखें। तो मे भी आपको इसकी समझ आ गई होगी। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट्स है उनका बिहेवियर को शो कर रहा है। अब इधर जो हाइड्रोजन है ये बहुत मिनिमम है, ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ओनली एक ही प्रोटॉन है हाइड्रोजन में। और हम जानते हैं कि जो बाइंडिंग होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होती है। बाइंडिंग एनर्जी का जो बेसिक पर्पज वो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी को हम मैस डिफरेंस कहते हैं ना, या मैस डिफरेंस कहते हैं कि एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन किए हुए रखना, जो जो वो एनर्जी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में कंबाइन किए हुए होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो हाइड्रोजन तो ना होने के बराबर हो गया इधर हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का रियल हमें ये शो करता है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी जो हमारे पास, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है, इसको हमने लास्ट वीडियो में हर तकरीबन 7 से 8 एलिमेंट्स का जो था ना, हमने ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाला हुआ है लास्ट वीडियो में। अच्छा, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होता है ये हमें क्वांटिटेटिव मेजर देता है किसकी, स्टेबिलिटी की। यानी कि जो एलिमेंट है हमारे पास, सब्सटेंस है, वो कितना स्टेबल है वो हमें कहाँ से पता लगता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से पता लगता है। बाइंडिंग एनर्जी को हमने और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है। अब हम सिर्फ कर्व पर बात कर रहे हैं। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की फाइंड की गई है वो हमारे पास 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये किसकी है, नाइट्रोजन की है। ओके, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, कि मेरे पास निकल है। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है कर्व है, तो अब जो कर्व है इसमें मैक्सिमा भी है और मिनिमा पिकल्स भी हैं। जो मैक्सिमा पिकल्स शो करते हैं उसमें आ जाता है हमारे पास हीलियम आ जाता है। ओके, बेरिलियम आ जाता है, कार्बन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, इसी तरह नियोन आ जाता है। ये मैक्सिमम पीक शो करते हैं इस ग्राफ में। लेकिन जो मिनिमम पीक शो करते हैं वो हाइड्रोजन है, वो हमारे पास लिथियम है, वो हमारे पास बोरॉन है, और वो हमारे पास इसी तरह और हमारे पास और भी काफ़ी हैं जो कि मिनिमा पीक शो करते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम पीक शो करते हैं वो ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है, और जो मिनिमम पीक शो करते हैं वो अनस्टेबल है। स्टेबल तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं जितने बेनिस्बत दूसरे होते हैं। ओके, तो अब वो जो स्टेबिलिटी है वो किस तरह हम डिफाइन करते हैं, यानी कि जो लेस स्टेबल होते हैं या जो मोर स्टेबल होते हैं वो किस तरह होते हैं। इसका जो बेसिक टूल है इसको प्रपोज करने के लिए वो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबरिंग है वो है हमारे पास, कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट होंगे तो वो रेदर देन मोस्ट स्टेबल होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, 8 प्रोटॉन्स हैं, ये एटॉमिक नंबर है, तो ये एटॉमिक मास ये है। ओके, 8 है, 16 है, तो यहाँ मतलब क्या होगा कि 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। ओके, तो ये पेयर्स मुकम्मल है, लिहाजा ये स्टेबल होगा। तो अनस्टेबिलिटी कहाँ होगी, जहाँ अनइक्वल होंगी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ एक ऑर्डर हम बना लेते हैं कि अगर हमारे पास इवन होंगे तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, अगर इवन प्रोटॉन है और इवन में ही इक्वल में, यानी कि हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है, तो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब इवन होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगर प्रोटॉन इवन है लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो ऑड है तो ये लेस स्टेबल होगा। ओके, और अगर प्रोटॉन ऑड नंबरिंग में है लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो इवन में है तो वो उससे कम स्टेबल होगा। और सबसे लेस स्टेबल होता है ऑड दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑड में हो तो उसका वो सबसे ज़्यादा कम स्टेबल होता है। अब तक डिस्कवरी हो गया कि जो इवन है उनके 165 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, इवन ऑड वाले 57 डिस्कवर हो चुके हैं, ऑड इवन वाले 55 डिस्कवर हो चुके हैं, और ऑड वाले 6 से 8 एटम एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ओके, तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उनसे कम इसकी और उनसे कम इसकी स्टेबिलिटी होती है। तो अब आइए हम जो इसका स्टेबिलिटी का जो फार्मूला है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, स्टेबिलिटी हमने कर ली न्यूक्लियस की। अब जो स्टेबिलिटी फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास G इज इक्वल टू A/2 प्लस 0.015 एटॉमिक 2/3, ये मेरे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले के थ्रू हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं किसी भी एलिमेंट की। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, लिथियम है। ओके, तो लिथियम हमारे पास क्या है, ये 37 है, और लिथियम क्या है हमारे पास 38 है, यानी कि लिथियम को हमने आइसोटोप्स के फॉर्म में लिया हुआ है। तो अब ये है लिथियम, एक ये इस लिथियम में क्या है, प्रोटॉन 3 है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। यानी कि अगर ये एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास ये है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये प्रोटॉन 3 है तो इसका मतलब ये 7 है, बाकी कितना बच गया 4, तो इसका मतलब ये 4 न्यूट्रॉन्स हैं और 3 प्रोटॉन हैं। ये हो गया। अब ये प्रोटॉन तो यहाँ कितने हैं, 3 है, तो बाकी कितने न्यूट्रॉन होंगे, इधर 5 होंगे। डन हो गया। अब ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, दोनों के हैं ऑड हैं, लेकिन इसमें एक इवन है और ये ऑड है। अब ये सबसे कम स्टेबल ये होगा, उससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, जिस तरह अभी मैंने ऑर्डर बताया ना सामने, वो ये है। ओके, तो अभी इसकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वो किस तरह, Z इज इक्वल टू एटॉमिक मास कितना है, इसका सबसे पहले हम डिस्कवर करते हैं। इसका कितना है, 7 है एटॉमिक मास, तो 2.0.0157 1/3 है। इसको सोल्व करते हैं, 7/2 0.55 तो 3.4। अब इसको हम करते हैं तो एटॉमिक मास कितना है, 8 है, तो 8 ऊपर आएगा, 0.0158 1/3 है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा इसका हम वो आ जाता है 3.88। अब यहाँ बताएं कि जो ये स्टेबल ज़्यादा है या ये स्टेबल है, यहाँ से देखकर बताएं।
ये स्टेबल होगा ज़्यादा। यानी कि अब आप कहेंगे वो किस तरह, हालांकि वैल्यू ये ज़्यादा है ये कम है। तो इसमें मेथड ये है कि इसका देखें एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 3 है। तो अगर ऐसी वैल्यू आई है कि वो 3 के नज़दीक हो, 3 के इक्वल आ जाए, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ देखें ये 3.8 है, तो ये 3 से ज़्यादा दूर है, 3.4 है, ये अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल इक्वल है। तो लिहाजा ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये हमारे पास क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो अब यही आज का हमारे यहाँ से टॉपिक था। यहाँ एक क्वेश्चन किया जा सकता है, वो ये है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर तो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ओके, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, न्यूट्रल होते हैं। तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज कैरी के होता है। तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में रिपल्सिव फोर्सेस क्यों नहीं लगाते, यहाँ ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उसका वो आंसर ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इतनी है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इतनी है। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में कंबाइन किए होते हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इसी यही वजह है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो आपस में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो खैर